हसीनाओं पे जो होता है दिल तो आता है। मेरे अंदर कोई खलील रहमान कमर नहीं था। साहल अदीम इंजीनियर मिर्जा साहब हैं, मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैंने कहा था बीपी गलत नंबर हो गया है, मैं डॉक्टर खलील रहमान कमर नहीं हूँ। मैं जब वो कन टूटे देखता था ना, मैं तो एक चला भी गया उस्ताद के पास ना। अच्छा। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी मैंने भी कन टूटा, लगेगा कि जी भी नरगिस के मुजरे पे ये पैसा बन रहा है। अब आप किसी की फैमिली के साथ देख सकते हैं, ये ड्रामे अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। डिमांड नरगिस की है तो फिर आप माहिरा खान क्या करेंगे? डॉक्टर ना होते, राइटर ना होते तो फिर क्या होते? सिर्फ नाम का डॉक्टर है, ये डॉक्टर ना करते तो ब्याह नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरें डिजिटल के पॉडकास्ट फ्रंट फुट में आपको खुशामदीद कहता हूं, जहां पर बातें होंगी फ्रंट फुट पर। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। नाज़रीन, आज के जो गेस्ट मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं और फ्रंट फुट पे बैठ के जो बातें करेंगे, मिज़ाह निगारी के साथ उनका जिस तरह से ताल्लुक है और काफ़ी सारे जो है प्रोग्राम्स उन्होंने लिखे हैं और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उनकी जानिब से और काफ़ी ज़्यादा पजीराई उन्होंने हासिल की है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब की। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत मेहरबानी। भट्ट साहब, बचपन से मैं स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले जरा ये बताएं, बचपन कैसा था? क्या बचपन से ही ये शरारत आ गई थी? बचपन में ये था कि बचपन में मैं बच्चा होता था और शरारतें जो होती थी मेरी, वो अमूमन बहुत इंटेलिजेंट किस्म की होती थी। दिन में होता था कि शरारत मैं करता था, पकड़ा कोई और जाता था। अच्छा। तो वैसे मैं जो है बहुत कम बोलने वाला था और स्कूल में भी और मोहल्ले में भी लोग समझते थे कि यूनुस जो है ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, इसने तो कुछ नहीं किया होगा। लेकिन जो मेरा दिमाग होता था वो ऐसा कुछ करता था कि अफरा तफरी मची होती थी, लेकिन मेरी मिसालें दी जाती कि देखिए ये कितना अच्छा है, तुम लोगों ने गड़बड़ कर दी। अच्छा, कभी वालदैन के अंदर, जाहिर सी बात है, वालदैन ज्यादा करीब होते हैं और वो समझते हैं अपने बच्चे को कि ये हमारा बच्चा इस कदर शरारती है, तो कभी वालिद या वालदा की तरफ से ऐसी बात के ऊपर कहीं ठुकाई हो गई हो कि यार मतलब ये शरारत नहीं करनी? नहीं, मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। मैं कहता हूँ कि मैंने जो है अपनी जिंदगी का सफर जो है वो बुढ़ापे से शुरू किया और बचपन में खत्म करना है। मैं बहुत जो है चीजों को, घर वालों को भी उनको जो है मैनेज करता था, उनको एक रिस्पेक्ट देता था और मैं कोई ऐसी जो है हरकत नहीं करता था। मेरी जिंदगी में कभी मेरे घर वालों को ना मुझे कभी पीटना पड़ा, ना कभी मेरी कोई शिकायत आई, वही तारीफें ही आती होती थी। लोग कहते थे कि इन जैसा जो है ना, इस जैसा बेटा हो। मुझे ही पता था कि मैं कैसा हूँ। अच्छा, कोई ऐसी शरारत हो जिस तरह से आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया है, तो मतलब ऐसा कोई वाक्य हमारे साथ शेयर करें जिसमें आपने किसी दूसरे बंदे की सही ठुकाई करवाई थी? असल में होता था कि हम बहुत शरारतें करते थे कॉलेज वगैरह में। जैसे कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो अब हर पार्टी जो है उसने एक बंदा खड़ा किया हुआ। हमने सोचा कि हम भी कोई पार्टी बनाते हैं, तो हमने टी पार्टी बनाई और उसमें सारा ये था कि सब कुछ फनी होना है। हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो बहुत सख्त थे और हमें अंदाजा नहीं था, इजाजत थी कि आप कोई भी कैंडिडेट जो है वो जाके तो क्लास के दौरान रोक के क्लास तो आप अपना मंशूर या अपना वो कन्विंसिंग जो है ना वो कर सकता है। तो अब हमने एक लड़के को बारी बारी तैयार किया था, आज इस क्लास में तूने करना है, इसमें तू करना है। तो जिसको रेडी किया था, जब दरवाजा खोल के अंदर जाने के लिए देखा तो अंदर वो प्रिंसिपल साहब की क्लास थी। अच्छा। और उससे इजाजत हम ले चुके थे कि सर हमारे कैंडिडेट ने स्पीच करनी है। तो उसने ये किया कि वो बंदा भाग गया। अब जो है धक्का मारा लड़कों ने मुझे और मैं स्टेज पे पहुंच गया। अब ना मुझे कोई तकरीर आ रही है, अब मुझसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल साहब के जी क्या मंशूर है। तो मैंने कहा जी स्विमिंग पूल बनाएंगे। उसने कहा अच्छा, क्लासरूम में स्विमिंग पूल बनेगा। और वो मतलब ऐसी बेतुकी बातें, मुझे सिर्फ ये था
कि प्रिंसिपल साहब को पता ना चले, कन्विंस कर लें बस उन्हें, कि कन्विंस कर लें कि ये ना हो कि मुझे डिबार कर दें क्योंकि मैंने फंसाया किसी और को, तो फंस मैं गया था। तो प्रिंसिपल साहब जो है वो काफी मुतासर हुए, तो कहते कि जो है ना है जीत के और कुछ करना करे तो अनुस आएगा बहुत। अच्छा, कश्मीरी फैमिलीज जो है वो हुस्ने मिजाज के हवाले से अगर उनकी बात की जाए, या जिस तरह से माशाल्लाह आप राइटर भी हैं, साथ डॉक्टरी भी है, अपनी फैमिली के जरा बारे में बताएं कि फैमिली में कौन कौन लोग मेरी हैं? फैमिली जो थी बहुत मजहबी और रिलीजियस फैमिली थी। तो हम जो है गुरदासपुर से जो है वो आए गुजरांवाला में, और हमारी फैमिली जहाँ से जाती थी, हमारे जो साजो सामान में एक मस्जिद भी होती थी, वो उठा के ले आते थे और जहाँ बसते थे वहां अपनी मस्जिद बनाते थे। और बड़ा जो है रिलीजियस फैमिली थी। तो इसमें मैं जो है वो थोड़ा, मुझे लिखने पढ़ने का ज्यादा शौक था शुरू से ही। अच्छा, गुजरांवाला की भी आपने बात की है, गुजरांवाला के अंदर पहलवान जो है वो बड़े ज्यादा फेमस है, लेकिन भाट साहब आपकी तो नरमो नाजुक सी तबीयत है, इसकी क्या रीजन है? असल में जो है ना, पहलवान तो मैंने बनना चाहा था। अच्छा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी मैं पहलवान बनूं। मैं जब वो कन टूटे देखता था ना, मैं तो एक चला भी गया उस्ताद के पास ना। अच्छा। तो मैंने कहा कि उस्ताद जी मैंने भी कन टूटा बनना है। उसमें बड़ा रोब था कि ओए वो बंदा जो है ना उसको नहीं छेड़ना, वो कन टूटा है। मैं कहा सिर्फ कान ही तो तुड़वाने हैं, रोब बन जाएगा। उसने कहा जाओ घर वालों से ना परमिशन ले के आओ। मैं घर गया तो घर वालों ने कहा कि वो बेवकूफ आदमी है, तो वो जो कान टूट जाते हैं तो वो फिर फूल जाते हैं तो बदसूरत हो जाएगा, तो परमिशन नहीं है। तो फिर पहलवान साहब को कहा कि चलो कुश्ती सिखा दो। अच्छा। तो उन्होंने कहा भाई तेरी वर्जिश के लिए इतना ही काफी है, तू कुश्तियां देख लिया कर, इससे तेरी वर्जिश हो जाया करेगी। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि एजुकेशन जब आपका टेन्योर चल रहा था, उस टाइम कभी किसी हसीना के ऊपर दिल आ गया हो, या कोई ऐसा वाकया हो आपकी लाइफ का कि वो आज भी यादगार हो? असल में जो है ना, हसीनाओं पे जो होता है दिल तो आता है, लेकिन हम नहीं आते थे। अच्छा। हाँ, मेरे अंदर कोई खलील रहमान कमर नहीं था। अच्छा, आपने अभी बात की है खलीलुर रहमान कमर साहब के हवाले से, कभी ऐसा मौका मिला कुछ ऐसा लिखने के लिए, कभी किसी लड़की ने आपको बुलाया हो रात के पहर में, या आपको भी डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ कि आपने भी धूप में नहीं निकलना? मुझे भी बुलाया था, लेकिन मैंने कहा था बीबी गलत नंबर हो गया है, मैं डॉक्टर यूनुस भट्ट हूँ, खलील रहमान कमर नहीं हूँ। अच्छा, ये बताएं अपनी जो है प्रोग्राम के हवाले से, आपने माशाल्लाह से हम सब उम्मीद से हैं वो आपने राइट किया, क्या समझते हैं कि अब उस लेवल का कोई एक और प्रोग्राम ला सकते हैं? असल में प्रोग्राम जो है वो तो एक ऐसा है कि वो तो हर वक्त चल सकता है, क्योंकि करेक्टर बदलते हैं ना, करेक्टर बदलते हैं तो कहानी बदलती है। और मतलब बिलावल आ गए, मरियम आ गई, बेशुमार नए लोग आ गए, वो अली अमीन गंडापुर आ गए, इमरान खान आ गए, तो करेक्टर नए आ गए हैं, इस वक्त होना चाहिए। और मैं चाह रहा हूँ कि इस वक्त उसको करना चाहिए। ब्रेक मैंने लिया था 15 साल में मुसलसल उसको कर रहा था, तो डे एंड नाइट जो है ना वो मेरा उसी में ही गुजरता था, क्योंकि उसको लिखना भी, उसको पहले सोचना आइडियाज, फिर लिखना, फिर ये देखना इसमें कुछ लीगल मैटर नहीं आ रहा, फिर उसकी प्रोडक्शन के बाद एडिटिंग के बाद फिर जो था वो चलना, और घबराए होना क्या रेटिंग आएगी, क्योंकि बहुत टेंशन वाला ये काम है थ्रू आउट। तो 15 साल के बाद मैं जो है ना, इस दौरान मैं मीर शकील साहब को बार बार कहता था कि जरा प्लीज इसको थोड़ा वक्फा कर दें, इसको जरा बंद कर दें, मैं एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ। मुझे बड़े उन पे रश्क आता था कि जो है सीरियल की कहानियां लिख रहे हैं, मजे मजे की एंजॉय कर रहे हैं, फिल्में लिख रहे हैं, मैं किधर फंस गया हूँ। अच्छा, ये मतलब कब से ये माइंड के अंदर आना स्टार्ट हुआ कि ये इस तरह का जो है एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसके अंदर सियासी कैरेक्टर्स जो हैं वो होंगे, और वो एक फनी तरह से जो है, मतलब एक फन भी होगा साथ? कोई इस पे कोई वर्क नहीं हुआ था। बेसिक ये था कि जियो टीवी शुरू हुआ, और जियो टीवी जो है उसके जो मालिक थे, एमडी थे, और जो टीम थी 4-5 बंदों की टीम, मेन टीम जो थी वो लाहौर आई। उसने कहा कि हमें जो इलेक्शन पे कुछ कॉमेडी में चाहिए, और हमें थोड़ा सा ऑफ बीट डिफरेंट चाहिए।
तो उस वक्त डिस्कशन हो रही थी, उस वक्त जो था वो वाला शीदा टल्ली और इस टाइप की कॉमेडीज जो थी इनके दिनों में, इलेक्शन के दिनों में चलती होती थी। तो वो कह रहे थे कि हमें को डिफरेंट हटके चाहिए। तो मेरी एक किताब है गुलदस्ता, सियासतदानों के खाकों पे, तो उसमें से जो है एक दोस्त ने कहा कि इसमें से कुछ बना लेते हैं। तो हमने 5 एपिसोड तो करने हैं, सिर्फ 5 एपिसोड के लिए हम प्रोग्राम शुरू किया था। तो उसके बेस करके हमने जो है वो एक पर्सनालिटी पे एक प्रोग्राम किया, लेकिन वो पॉपुलर इतना हुआ कि उसको फिर कंटिन्यू करना पड़ा और फिर उसको जब ऑफ किया तो वो भी बहुत रिक्वेस्ट के बाद कि इसको जरा ऑफ कर दें। उसका इशू ये था कि उसको मेरे बगैर जो है ना वो लिखा नहीं जा रहा था, वो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो इसलिए जो है फिर ऑफ करना पड़ा और अभी तक ऑफ है। अच्छा, डॉक्टरी के शोबे के साथ ये मिजाज की राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग जो है, इसको किस तरह से लेकर आप चल रहे हैं? डिफिकल्ट नहीं हो जाता? नहीं, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। एक चीज के लिए आप बने होते हैं, एक चीज आप कर रहे होते हैं कोशिश से, मेहनत से, और बने आप उस चीज के लिए होते हैं जिसको करते हुए आपको थकावट ना हो। और जो जिस चीज को काम को करते हुए अगर आप ये काम कर रहे हैं और आप जो है वो 2, 4, 5 दिन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बाद आप प्रोड्यूसर को कहते हैं नहीं मैं तो यार थक गया हूँ, ऑफ कर लो, इसका मतलब है कि आपको इस काम में ने प्लेयर नहीं दिया, थकावट दी है। तो इसलिए अल्लाह ने आपको इसके लिए नहीं बनाया। डिस्कवर योरसेल्फ कि अल्लाह ने आपको किस काम के लिए बनाया है। हर आदमी को अल्लाह ने एक आज जो होता है ना, वो हिडन टैलेंट होता है, उसके अंदर डाला होता है हीरा। वो जो होता है ना, जैसे पत्थर को काटो 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 तो फिर अंदर से हीरा निकलता है। अपने अंदर को काट के आपके अंदर तलाश करना होता है कि अल्लाह ने मुझमें, क्योंकि हम अल्लाह की मखलूक हैं, इतने बड़े तख्लीकार की, तो हमारे अंदर जो है हर बंदे के अंदर एक जो है ना मैजिक चिप है। अब मैजिक चिप ढूंढनी है, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे अंदर जो मैजिक चिप है वो लिखना है। तो मैंने डॉक्टरी इसलिए की कि डॉक्टरी ना करते तो ब्याह नहीं होना सी, राइटर नु कौन जड़ा लड़की देंदा अपनी। उस जमाने में पाक तो ये फिर प्रेशराइज्ड डॉक्टर बने हैं आप? नहीं, प्रेशराइज नहीं, जो है एक अपना एम रख के। अच्छा। प्रेशर जिंदगी में लिया नहीं, एक एम था कि डॉक्टर बनना है और लाहौर आना है और डॉक्टरी करेंगे और राइटर बनेंगे। बनना राइटर था, लाहौर में रहने के लिए जो है इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं था कि आप लाहौर के सबसे बड़े अदारे में पढ़ रहे हैं और उसमें जो है आपकी इतनी रिस्पेक्ट थी। हमारे जमाने में तो डॉक्टर की इतनी इज्जत थी कि हम ओवरऑल पकड़ के जब नारकली में जाते थे तो मैं बहुत ज्यादा जो चीजें जो होती थी वो डिस्काउंट देते थे, लोग इतनी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जो है अब तो डॉक्टर जो है माशरे में अब किसी की इज्जत रही नहीं, सोशल मीडिया ने रहने नहीं दी। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे हैं, आपने माशाल्लाह से रेडियो से आपने स्टार्ट किया और अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया और फिर सोशल मीडिया आया, क्या चेंजेस आपने देखे हैं इन फेजेस के अंदर? चेंजेस ये है कि फर्क सिर्फ इतना है कि रेडियो और टीवी में बहुत ट्रेंड लोग जो थे वो जाके उस पर बात कर सकते थे। अब ये आया है वक्त कि कोई भी बंदा उठ के कुछ भी कह सकता है, बस इतना फर्क पड़ा है कि उस वक्त जो था, जो बोलता था उसको बहुत मेहनत करनी होती थी। आप जो रेडियो में बोलने के लिए जो है जेड बुखारी साहब और ऐसे लोग होते थे कि इतनी आवाज की ट्रेनिंग होती थी, पिच बहुत ज्यादा। मेरे जैसा बंदा जो है जिसके यहाँ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां होती हैं, तो मैं तो जो है घंटों घंटों उन बुजुर्गों के सामने, उन बड़े लोगों के पास बोलता नहीं था। वो मुझे कहते थे कि अशफाक साहब भी मुझे कहते थे कि आप चुप करके बैठे रहते हो, बोलते नहीं हो, सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हो। उनको नहीं पता था, मैं इसलिए नहीं बोल रहा होता था कि भाई कोई ना कोई तलफ़्फ़ुज़ की गलती ना कर लूं, इतने बड़े आलम लोग बैठे हैं। लेकिन अब ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। अनट्रेंड लोग जो जितना कंट्रोवर्शियल बात, जितनी बदतमीजी वाली बात वो चल जाएगी, वो चलेगी, क्योंकि वायरल होता ही वही है जिसके यहाँ, जिसमें कुछ ना कुछ जो होता है, कोई किसी की बेइज्जती की हो या अपनी बेइज्जती हुई हो, तो बंदा वायरल हो जाता है।
अच्छा, ये बताएं कि इतने सारे कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है आपने, और जब आप वो लिखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि मतलब उस कैरेक्टर के ऊपर ये प्रॉपर वर्डिंग जो है वो बैठ रही है और वो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, और उसकी कैरेक्टर की असैसिनेशन के लिए ये जो मैंने राइट किया है इसके ऊपर ये कैरेक्टर बिल्कुल एज इट इज फिट होता है, ये चीजें मैटर करती हैं। ये आप कास्टिंग के हवाले से बात कर रहे हैं या परफॉर्मेंस के बारे में? परफॉर्मेंस के हवाले से, राइटिंग के ऊपर। राइटिंग का पैटर्न मेरा ये होता है कि मैं पहले जो था वो जब कास्ट कर लेता हूँ तो फिर मैं उसकी कैपेसिटी देखता हूँ कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, किस तरह की वो चीज कर सकता है, तो फिर उसके हिसाब से मैं लिखता हूँ। वैसे मतलब जितने भी कैरेक्टर्स थे, इवन नसीम इक्की जो है इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया फैमिली फ्रेंड में, तो वो 2-3 लाइंस के लिए एक कैरेक्टर जो था उसकी जरूरत थी, तो उसके लिए उन्होंने कास्ट किया। तो मैं जो था वो अपना प्रोग्राम रेगुलरली देखता हूँ ताकि मुझे पता लगे कितना बुरा मैंने बनाया है। तो दूसरे तो तारीफें कर देते हैं ना, पता नहीं चलता। तो वो जो है ना विकी ने इतना अच्छा किया कि मैंने उसको स्टार्क में डाला, फिर आहिस्ता आहिस्ता करेक्टर बढ़ाया और फिर वो खुशियाँ बना, इतना बड़ा करेक्टर बना। इसी तरह जो है इसमें चौधरी शुजात का करेक्टर था, फिर मुशर्रफ का करेक्टर, मुशर्रफ के करेक्टर में ये था कि उसको लाइनें याद नहीं होती थी, तो इसलिए हम उसको बहुत ज्यादा फनी डायलॉग्स जो थे वो नहीं दे पाते थे क्योंकि वो भूल जाता था, तो उसको छोटी छोटी लाइनें देते थे और जो परफॉर्मेंस वाला मूवमेंट वाली चीजें ज्यादा देते थे। तो इसलिए जो है वो करेक्टर के हिसाब से फिर जो होता है वो कंटिन्यू करना पड़ता है। सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा करेक्टर था जो इस पूरे टेन्योर के अंदर आपके साथ कंफर्टेबल जोन में रहा और बड़ी जल्दी पिक कर गया उन सारी चीजों को? इसमें जो था ना सबा जो थी वो बहुत जो था ना जल्दी पिक करती थी चीजों। सबा कुमार। अच्छा, ये बताएं आने वाले दिनों के अंदर मजीद कौन से नए प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आ रहे हैं? अभी तो मेरे जो प्रोजेक्ट हैं वो तो कॉमेडीज 1-2 रिकॉर्डिंग हो रही हैं, एक स्टूडेंट कॉमेडी है उसकी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एंटरटेनमेंट ही है। अब नेक्स्ट जो है मैं उसको हमजा ईद से जो है उसको ही लेके आ रहा हूँ। लेकिन उसमें चेंजिंग होगी? चेंजिंग तो हालात खुद कर देते हैं ना। अच्छा। क्योंकि अब तो कोई चीज वो वाली रही नहीं है, फॉर्मेट वही होगा, स्किट कॉमेडी, और बाकी सारे जो है लोग नए होंगे और उसके साथ फिर आप चलेंगे आगे। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से एक डॉक्टर जो है वो बीमारी की तशखीस कर लेता है, क्या राइटिंग के अंदर भी ये सारी चीजें जो है वो पाई जाती हैं? राइटर ने किसकी तशखीस करनी होती है? अपने कैरेक्टर की, अपनी जात के बारे में नहीं, या अपने जो तख्लीक किए गए? अपने तख्लीक किए गए जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। देखिए उसमें जो है राइटिंग का जो स्टाइल है, हम तो चूंकि पीटीवी से हमने ट्रेनिंग ली, पहले सीरियल वहाँ किए, तो वहाँ ये होता था बाकायदा कि जो करेक्टर होता था उसके बारे में वो डिस्क्रिप्शन देना पड़ती थी, या लिखना होता था कि ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, ताकि जो एक्टर है उसको अंडरस्टैंड करे कि मैं ये हूँ। उसके डू एंड डोंट्स जो हैं पूरे डिटेल के साथ उसमें लिखे जाते थे, किस टाइप के वो कपड़े पहनता है, क्या उसके मैनरिज्म है, उसके बाद फिर उसके डायलॉग्स जो है वो आते थे। बहुत डिटेल जो है कैरेक्टर की स्टडी उस पे होती थी। अब भी जो है जो लोग लिखते हैं, ज़ाहिर है कैरेक्टर जो होते हैं वो कोई ना कोई कैरेक्टर जो होता है हम रियल लाइफ से या इंस्पायर होता है तो उसके मैनरिज्म अडॉप्ट कर लेते हैं, या फिर क्रिएटिवली आप सोच लेते हैं एक कैरेक्टर और उसकी आपके जहन में पूरी एक पिक्चर होती है, क्योंकि राइटर जो होता है उसके जहन में पहले वो ड्रामा या फिल्म जो होती है वो चल रही होती है, वो देख चुका होता है कि ये ऐसे करेगा ऐसे करेगा ऐसे करेगा। इसीलिए जिन प्रोजेक्ट्स में राइटर्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोजेक्ट ज्यादा बेहतर होते हैं क्योंकि वो कन्वे कर पाते हैं। अब जो है ड्रामे में जो एक प्रॉब्लम आ रही है वो ये होता है कि राइटर लिख के दे देता है डायरेक्टर के पास, अब डायरेक्टर जो है वो अपनी तरह कंसीव कर रहा है क्योंकि दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है। उसने उसको पढ़ा, उसको पढ़ने से जो जहन में उसके आया उसने उसको बना लिया। तो अब ये हो रहा है कि जो बड़े डायरेक्टर्स हैं वो जो कि अच्छा बना लेते हैं, उनके ड्रामे जो है वो चलते हैं,
और इसी तरह जो बड़े राइटर्स हैं, अगर उसको अच्छे कोऑर्डिनेशन मैटर करती है उसके, कोऑर्डिनेशन जो है ये तो टीम वर्क है। उसमें जो है आप जैसे जो है मियाँ बीवी हैं तो औलाद होगी ना, अब औलाद जो है साइंटिफिकली भी हो सकती है। ये असल में हमारे राइटर बहुत सारे स्पर्म डोनर हो गए हुए हैं। हाँ। वो जो है उन पैसे लेते हैं और वो दे देते हैं, आगे से जो है वो किस तरह का बच्चा बन रहा है सही वो उस पर गौर नहीं करते, क्योंकि इस वक्त प्रोडक्शन हाउसेज और जो चैनल्स हैं उनका बहुत होल्ड है, वो ग्रुप बन गए हुए हैं, वो जो है ना वो समझते हैं कि बस हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन की जो टेस्ट ट्यूब है वो अभी सही तरह से उस पे परफॉर्मेंस ये नहीं अभी कर रहे हैं। नहीं, वो तो हमेशा हर दौर में होता है ना, हर दौर में होता है कि कुछ ना कुछ रह रहा होता है। अगर आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो तो फिर भी जो होता है 100% तो कुछ नहीं होता ना। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं, थिएटर की अगर हम बात करें तो एक टाइम था थिएटर के अंदर फैमिलीज के साथ बैठकर आप सारी चीजें आप एंजॉय भी करते थे, लेकिन कुछ चीजें आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई, फिर डायलॉग डिलीवरी चेंज हो गई, राइटर्स ने उस तरह के स्क्रिप्ट देने स्टार्ट कर दिए और फिर बीच में एक मुजरा जो है वो स्टार्ट हो गया। किस तरह से देखते हैं इस सारे मामले को? देखिए, जब जो है बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डिमांड पे होती हैं, उनको लगता है प्रोड्यूसर जो है हमारे यहाँ, वो फिल्म का हो, वो ड्रामे का हो, वो थिएटर का हो, उसको सिर्फ पैसा कमाना है। क्योंकि जो नेशनल थिएटर है या नेशनल टीवी है उसने एक मेरी प्रोडक्शन देनी है, लेकिन वो तो बिल्कुल फारग हो गए हैं। तो अब इन्होंने अपना पैसा कमाना है, इनको अगर लगेगा कि जी भी नरगस के मुजरे पे या फलाने के मुजरे पे व्यूअर्स आ रहे हैं और पैसा बन रहा है, तो वो कहानी पे फोकस नहीं करेंगे, नरगिस पे फोकस करेंगे, वो उसी पे फोकस करेंगे, उसी को मैक्सिमम पैसे दे के लाएंगे। असल जो ड्रामा होता है उसमें तो करेक्टराइजेशन होती है, एक कहानी होती है और वो चलती है। उस जमाने में जो है वो शर्तिया मिठे और जो है हालत बास डार के जो है वो बोस की बुड्ढा ट्रंक और बोस की और क्या क्या ड्रामे जो है वो तख्लीक हुए, जिनमें एक हिलेरियस कॉमेडी होती थी और ये लोग मेन रोल में होते थे। अब ये हो गया कि वो लड़कियां जो हैं उनको इन्होंने बेचना शुरू कर दिया और उन्हीं और जितनी भी जोक्स अब आते हैं वो बहुत जूमैनी और जूमानी से भी जो है ना आगे की बात हो रही है, क्योंकि देखने वाला जो है उसके हिसाब से फिर गायब हो रहा है ना, फैमिलीज गायब हो रही। पहले आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते थे, अब आप किसी की फैमिली के साथ ही देख सकते हैं, ये ड्रामे अपनी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और उनका जो व्यूअर है वो भी उसी तरह हो गया, पहले कोई पढ़ा लिखे लोग आके देखते थे, अब जो है वहाँ एक थर्ड क्लास वो लोग जो है एक मतलब वो नशाई टाइप जो है वो उन्होंने जो पानी की बोतलें हैं उनमें वो जो है शराब डाली होती है और वो वहाँ वो पी रहे होते हैं, वहाँ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं और टिकट भी ये बहुत महंगे बेचते हैं। तो ये अब उसको ड्रामे का नाम दे दिया गया, बेसिक जो है ये है बाजारे हुसन है जो अब ऑन व्हील्स हो गया है, चलता फिरता थिएटरों में पहुंचा हुआ है। अच्छा भट्ट साहब, तो ये भी बताएं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो है आपकी उस तरह से अभी वर्किंग जो है वो नहीं हुई और ना ही उतनी फैन फॉलोइंग आप हासिल कर सके हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके अपने आप को छुपा कर रखना चाहते हैं? इसके पीछे ये है कि मुझे जो है अंदाजा होता है कि किस बात पे होगी फैन फॉलोइंग, और वो जब मैं करने लगता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे जो है ना मेरे नहीं है मजाज की। सो इशू ये है कि जब हमने कालम नगारी शुरू की तो रोजनामा पाकिस्तान में मैं कालम लिखता तो हमारे एक बहुत बड़े कालम नगार हैं हसन नसार साहब, उनका कालम आया, हमीद जैलमी साहब एडिटर थे, उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने मुझे दिया कि देखें, मैंने भी पढ़ा। अब मैं तो उनके सामने क्या बोल सकता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने तारीफ करनी है या कुछ और कहना है। फिर मुझे कहते कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये बाजारी जुबान जो है ये कालम में मैं नहीं चलने दूंगा। तो वक्त बदला,
जितने बदतमीज लोग थे वो बड़े एंकर बने। आप देख लें, जो शाउट करता है, जो चिल्लाता है, जो बदतमीजियां करता है, वही जो है वो बड़ा एंकर है। तो ये जो दौर है, इसमें जैसे मल्ले का होता है ना, मल्ले का जो एक शरीफ आदमी होता है, एक रंगबाज होता है। तो रंगबाज जो होता है उसका ज्यादा जो होता है ना, वो दबदबा होता है, रोब होता है। तो ये उन सोशल मीडिया जो है ना, उन लोगों का है। और उसमें आपको थोड़ा सा जो है उसके मुताबिक ढलना होता है। तो हम शायद जो है वो ओल्ड जनरेशन हो गए हैं, या हो सकता है विद टाइम के कुछ लोग जो है वो म्यारी चीजों को भी देखना पसंद करें। बल्कि मेरे अक्सर जो होता है वो कमेंट नीचे आए होते हैं कि जो है इतना जबरदस्त स्क्रिप्ट है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि व्यूज क्यों इतने कम हैं। तो जाहिर है इस माशरे में जो है गांधी साहब जो हैं उनको कम लोग सुनेंगे, लेकिन साहल अदीन जो है उनको ज्यादा सुनेंगे, या जो दूसरे इंजीनियर मिर्जा साहब हैं, क्योंकि वो उनका अंदाज जो है वही बात जो गांधी साहब करेंगे वो और सलीके से करेंगे, लेकिन ये जो है ये सोशल मीडिया के अंदाज में करते हैं। तो इसकी एक रीजन ये भी है कि हमारा जो माशरा है वो इस शौक से और इस ज़ौक से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दूर करते जा रहे हैं। मैं नहीं समझा। मतलब ये है कि हमारा माशरा जो है इस वक्त वो अपने इस शौक और ज़ौक से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, और ये भी एक रीजन हो सकती है। देखिए, असल में होता है कि हमें ये उस वक्त पढ़ाया जाता था या हमें सिखाते थे, जो बड़े शायर थे, जो बड़े राइटर्स थे, वो ये कहते थे कि जो है आपने बताना है लोगों को कि उन्होंने क्या पढ़ना है। अब वक्त ये आया है कि हम वो लिख रहे हैं जो लोग पढ़ना चाहते हैं। सो पहला जो राइटर था वो लिखता था कि जो वो समझता था कि लोगों को पढ़ना चाहिए। अब जो है राइटर वो देखता है कि इस पे जो है ना वो पब्लिक डिमांड पे चला गया है। तो वो उसने लगा लिया है फट्टा। वो जो है ना वहां अपने जो है ना चीजें वो बेच रहा है, वो मजूने बेच रहा है जिनकी सेल ज्यादा है। तो अब ये जो है वक्त का एक तकाजा है। इसमें जो है आपको ज़िया महीउद्दीन की जो रीडिंग्स उन्होंने अदब के जो शाहपारे जो थे वो पढ़े थे, उनके इतने व्यूज नहीं हैं, लेकिन वो जो रोस्ट करते हैं दो चार जो है वो दूसरे को गालियां वालियां दे देते हैं, तो उनके जो है मिलियंस में व्यूज होते हैं। सो डिमांड जो है वो जो है डिमांड नरगिस की है, तो फिर आप माहिरा खान क्या करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं, सियासत से माशाल्लाह से आपको काफी ज्यादा दिलचस्पी है, तो क्या समझते हैं कि नजरियात जो इस वक्त हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, उनको पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं? मैं समझता हूं कि लोगों को जो है ना पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करना चाहिए, ना उनको नापसंद करना चाहिए, उनके कामों को पसंद और नापसंद करना चाहिए। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम उनको जो है पर्सनैलिटीज पे आ गए हैं, शख्सियत प्रस्ती पे आ गए हैं। हर पार्टी जो है वो शख्सियत प्रस्ती पे बेस कर रही है। उनका बंदा जो भी बात कहता है वो उनके लिए हक सच है। होना ये चाहिए कि जो भी अच्छी बात करता है उसकी जो है तारीफ करें, जो बुरी बात करता है उसकी मुखालफत करें, और मुल्क के लिए सोचें। सबसे पहले हमें जो है ना हमारे मुल्क पे फोकस करना चाहिए। पहले पाकिस्तान है, उसके बाद ये सारे लोग हैं, लीडर्स हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है ना शख्सियत प्रस्ती में हम इतना आगे निकल गए हैं कि बाकी चीज़ों को हमने जो है ना डिफोकस कर दिया। अच्छा भट्ट साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि
जिस तरह से आप खुद भी माशाल्लाह राइटर हैं, आप किस चीज से इंस्पायर होकर राइटिंग की तरफ आए हैं? वो कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिसकी राइटिंग ने आपको इम्प्रेस किया? नहीं, मुझे जो है मैं किसी से इंस्पायर होके नहीं आया था। मैं शुरू से मेरा जो है जो अजहार था वो मेरा रिटर्न था। मैं जब भी मेरे साथ कोई वाकया होता या कोई मेरे साथ कुछ कर देता, मुझे लगता कि मेरी इंसल्ट हुई है या किसी को मैं देखता उसकी कोई इंसल्ट कर रहा है, तो मैं ये करता था कि मैं आके लिखता था उस पे एक्सप्रेशन अपने। और बचपन में तो ये होता था कि मैं रोता भी नहीं था, मैं लिखता था और लिखने के बाद जब उसको फाड़ता था ना तो मुझे लगता था मैंने रो लिया। अच्छा। तो मेरा जो है रोने का काम भी मेरा कलम करता था। सो मेरा जो इजहार है बुनियादी वो रिटर्न था। और इसलिए मेरी जब पहली किताब आ चुकी थी तो तब मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार तू वेब राइटर तो बन गया है, किसी को पढ़ भी ले। तो फिर मैंने जो है वो मुश्ताक यूसुफी साहब, शफीक अरमान, इब्न इंशा, इन सब लोगों को पढ़ा। अच्छा भट्ट साहब, उन आशिकों के लिए क्या मैसेज देंगे जो वॉशरूम में बैठ के तस्वीर को आग लगा देते हैं? आप जो है मतलब तस्वीर को आग तो नहीं लगानी चाहिए। चीजें जो है मोहब्बत थी किसी टाइम में उनकी। एक जो है आपके पास डिलीट की ऑप्शन हमेशा होती है। डिलीट इट, आगे चले। आग जब लगाते हैं तो आप नफरत का इजहार कर रहे हैं। नफरत भी जो है ना वो इतनी कोई सस्ती चीज नहीं है कि हर आदमी के लिए आप नफरत जो है वो उसको यूज करें। संभाल के रखें। नफरत और मोहब्बत दोनों जो है ये आपके पोटेंशियल हैं। और जिंदगी जो है उसमें हमेशा आगे की तरफ देखें, पीछे मुड़ के ना देखें। जो आपको छोड़ गया वो आपका था ही नहीं। जो आपका होता है वो छोड़ जाने के बाद भी वो आता है, वापस आता है। तो इसलिए जो है ये मोहब्बत एक ऐसी चीज है, इसमें जबरदस्ती और जोर होता ही नहीं है। आप जोर और जबरदस्ती से जो होता है किसी को खूंटे से बांध के रख सकते हैं, जब भी छोड़ेंगे उसको मौका मिलेगा तो वो चला जाएगा। आपका जो अपना होगा उसको बांधने की जरूरत नहीं है, उस पर किसी शर्त लगाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। उसको आजाद छोड़ दें, उसको हवाओं में उड़ने दें। आपका होगा तो आपके कांधे पे आके बैठ जाएगा। अच्छा भट्ट साहब, मजाक के हवाले से आपने काफी कुछ लिखा हुआ है, तो क्या कभी सीरियस किसी स्क्रिप्ट के ऊपर या कोई ड्रामा राइटिंग की तरफ आने का नहीं सोचा है? अभी एक आध प्रोजेक्ट है एयरवाई का सीरियस, उस पे भी काम करेंगे। लास्ट में ये बताइएगा भट्ट साहब, डॉक्टर ना होते, राइटर ना होते तो फिर क्या होते? मेरा ख्याल है डॉक्टर ना होता, बल्कि मैं डॉक्टर हूँगा, सिर्फ नाम का डॉक्टर ही हूँ। और राइटर तो मैं होता, क्योंकि यही मेरी जो है ना वो ऑक्सीजन है, इसी वजह से मैं जिंदा हूँ। वरना ये और कोई प्रोफेशन जो था वो मेरे पास मैं ना अडॉप्ट कर सकता। मरीज आ गया हो सामने और कभी उसको देख के एकदम से कोई फिल्बदी कोई ऐसी चीज आ गई हो ज़हन में जिस पे फौरन ही मरीज को वो कह दी हो और मरीज भी आगे से खुश हो गया सुन के। साइकेट्री में मैं जो है वो न्यू हॉस्पिटल में काम करता था। उस वक्त एक टीवी पे शो होता था पंचनद, दिलदार भट्टी साहब करते थे। दिलदार भट्टी साहब जो है उनकी जब डेथ हुई तो पीटीवी वालों ने मुझे फोर्स किया कि उस शो को मैं कंटिन्यू करूं। तो वो फिर शो मैं करने लगा। तो उसमें ये होता था कि मेरे मरीज जब आते थे ना तो आगे जो है मैं उनको सीरियसली देख रहा हूँ तो एडे सीरियस लग रहे, तुसी सानू हसाओ, सानू नहीं दवाई चाहिए। तो बाद में वो ठीक भी करते थे, क्योंकि हंसाना जो है ये भी एक मेडिसिन ही है। दिस इज बेस्ट मेडिसिन। जब आप हंसते हैं तो आपके जिस्म में जो होता है ना वो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जाती है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होती है। इवन हंसने से आप खूबसूरत हो जाते हैं। चेहरे के जो है ना मसल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं, वो एक्सरसाइज भी होती है उनकी। और दुनिया में सबसे बेहतरीन मेकअप जो है दैट इज अ स्माइल। तो हंसना जो है वो तो एक बहुत बड़ी कमाल की चीज है, ट्रीटमेंट है। हम साइकेट्री में शुरू किया था हमने लाफ्टर थेरेपी। तो उसमें जो था ना वो मरीजों को जो है वो हंसाते थे।
उससे जो है ना वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। लास्ट में नौजवानों के लिए क्या मैसेज देंगे? इन नौजवानों को किसी मैसेज की जरूरत नहीं है, इनको बस वही मैसेज चाहिए जो व्हाट्सएप पे आता है। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।